नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि करीब 1320 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी मौजूद रहेंगी। इससे हम महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम 240 मतदान केंद्रों को मॉडल पब्लिक स्टेशन बनाएंगे और युवाओं को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए 224 मतदान केंद्र सिर्फ युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। तो वहीं भाजपा ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 150 सीटों का टारगेट रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महीने में 7 बार कर्नाटक का दौरा किया। पिछले दौरे में बीएस येदियुरप्पा और मोदी की मुलाकात काफी चर्चा का विषय रही। मोदी 27 फरवरी को शिवमोगा पहुंचे थे और यही उन्होंने येदियुरप्पा का झुककर अभिवादन किया था। येदियुरप्पा संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके 79 साल के येदियुरप्पा को कैंपेन कमेटी का हेड बनाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 25 मार्च को 124 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और राहुल गांधी ने 20 मार्च को कर्नाटक के बेलगावी में रैली की थी। उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और कहा था कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी करवाना हो तो यहाँ 40% कमीशन देना पड़ता है। आगे उन्होंने आरक्षण को चुनावी मुद्दा भी बनाया और कहा कि सत्ता में आए 2 SC/ST को मिलने वाले संरक्षण का कोटा बढ़ा दिया जाएगा। और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने 20 मार्च को अपने 80 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. There are also some by-elections which are due in the country in various legislative assemblies and parliamentary constituencies. So we are simultaneously announcing the by-elections also. So the by-elections will take place for the assembly in Odisha, Jharsuguda, in UP, in Suar, UPAC 34, 395 Chanabe in UP, Soiyong in Meghalaya in 23, and also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar. So this will fill up all our vacancies till February 2023. So this is the schedule. कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 10 मई को मतदान होगा। 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे और इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि करीब 1320 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी मौजूद रहेगी। इससे हम महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम 240 मतदान केंद्रों को मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाएंगे और
युवाओं को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए 224 मतदान केंद्र सिर्फ युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। तो वहीं भाजपा ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 150 सीटों का टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महीने में 7 बार कर्नाटक का दौरा किया। पिछले दौरे में बीएस येदियुरप्पा और मोदी की मुलाकात चर्चा का विषय बनी रही। मोदी 27 फरवरी को शिवमोगा पहुंचे थे और यहीं उन्होंने येदियुरप्पा का झुककर अभिनंदन किया था। और येदियुरप्पा संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 79 साल के येदियुरप्पा को कैंपेन कमेटी के हेड बनाया जा सकता है। और इसी के साथ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 25 मार्च को 124 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने 20 मार्च को कर्नाटक के बेलगावी में रैली की थी। उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और कहा था कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। उन्होंने आरक्षण को यहाँ पर चुनावी मुद्दा बनाया और कहा कि सत्ता में आए तो SC ST को मिलने वाले आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया जाएगा। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने 20 मार्च को अपने 80 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने हैं और 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि करीब 1320 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इससे हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हम 240 मतदान केंद्रों को मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। युवाओं को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए 224 मतदान केंद्र सिर्फ युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। तो वहीं भाजपा की ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 150 सीटों का टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने में 7 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। पिछले दौरे में बीएस येदियुरप्पा और मोदी की मुलाकात काफी चर्चा का विषय रही थी और मोदी 27 फरवरी को शिवमोगा पहुंचे थे और यहीं उन्होंने येदियुरप्पा का सर झुकाकर अभिवादन किया था। और येदियुरप्पा संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। 4 राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 79 साल में येदियुरप्पा को कैंपेन कमेटी के हेड बनाया जा सकता है। और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 25 मार्च को 124 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने 20 मार्च को कर्नाटक के बेलगावी में रैली की थी। उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। उन्होंने आरक्षण का चुनावी मुद्दा भी बनाया और जब वो निकल के आए तो सारे बीजेपी के लोग इकट्ठा होकर बोले यही तो हमारा असली भाई है। माला पहना के नारे लगा रहे हैं। देखो आप, तो बीजेपी हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी है और कर्नाटक के इतिहास में सबसे भ्रष्ट गवर्नमेंट है जो 40% कमीशन की गवर्नमेंट है। आप कितने सीटों की उम्मीद कर रहे हैं सर, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिस्ट अनाउंस कर चुके हैं। एक लिस्ट देखिए, ये कर्नाटक की जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे साथी और हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। आपने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा। राजनीति की गंदगी साफ करने के लिए एक बार हाथ में झाड़ू लेकर देखिए। हम अच्छे से कर्नाटक को बेहतर मॉडल देकर दिखाएंगे। हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम किया। हम बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। हम अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस देने की बात कर रहे हैं। हम मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में काम करने की बात कर रहे हैं और हमने किया है। दिल्ली में, पंजाब में हमने काम करके दिखाया है। तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि एक सरकार ऐसी बने और एक पार्टी ऐसी राजनीति में उसको स्थान मिले जो जनता के लिए काम करना चाहती है, खाली जाति धर्म के नाम पे नहीं। सर, कैस्ट मनी पावर की भी बात कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको लगता है यहाँ पे जो मनी की और मजल पावर की थोड़ी ज्यादा पावर? तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 10 मई को मतदान होगा। 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 1320 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इससे हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।
हम 240 मतदान केंद्रों को मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। युवाओं को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए 224 मतदान केंद्र सिर्फ युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। तो वहीं भाजपा ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 150 सीटों का टारगेट रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महीने में 7 बार कर्नाटक का दौरा किया है। पिछले दौरे में बीएस येदियुरप्पा के साथ मोदी दिखाई दिए और ये काफी चर्चा का विषय रहा, जहां पर उन्होंने सिर झुकाकर येदियुरप्पा का अभिवादन किया। येदियुरप्पा संन्यास का ऐलान कर चुके हैं और 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 79 साल के येदियुरप्पा को कैंपेन कमेटी के हेड बनाया जा सकता है और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 25 मार्च को 124 कैंडिडेट्स का ऐलान किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 20 मार्च को कर्नाटक के बेलगावी में एक रैली की थी। उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। उन्होंने आरक्षण को चुनावी मुद्दा भी बनाया और कहा कि सत्ता में आए तो SC/ST को मिलने वाले आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया जाएगा। चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता देशबंधु दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से नेता मुन्ना खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक आनंद त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है NB न्यूज पर। चलिए मुन्ना खान जी, कर्नाटक में आपका क्या सीन है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और बीजेपी की जहां तक बात करें तो ये तो फुल तैयारी में दिख रहे हैं। आपका क्या सीन है और चुनौती भी बहुत बड़ी है सामने? नहीं निशा जी, मैं साफ कर देना चाहता हूँ, चुनौती हमारे सामने नहीं, चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी है। जिस तरीके से वहां पे 40% भ्रष्टाचार की बात उजागर हुई और लोगों में यह विश्वास जग चुका है कि भ्रष्टाचारी सरकार थी कर्नाटक के अंदर। वहां पे MLA के टॉर्चर के द्वारा कई बिजनेसमैनों ने हत्या कर ली क्योंकि उसे 5 करोड़ कमीशन नहीं मिल पाया। एक MP के द्वारा टॉर्चर के बाद एक इंजीनियर ने हत्या कर ली क्योंकि उसे 2 करोड़ कमीशन नहीं मिला। तो ये 40% भ्रष्टाचारी सरकार, ये येदियुरप्पा के संरक्षण में जो पल रहे थे बीजेपी वहां पे, तो बीजेपी के चाल और चरित्र को वहां की जनता ने उजागर करने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी को फिर से पूर्ण बहुमत देने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत थी, लेकिन बीजेपी ने वहां जिस तरीके से धन और बल, ED और CBI का दुरुपयोग करके जो वो सरकार बनाया है, वहां की जनता को ये बात नागवार गुजरी। इसलिए वहां की जनता ने इस बार उन्होंने ठाना है कि इस बार कांग्रेस को ही लाना है और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनेगी। क्योंकि आप किसी भी चीज में लो, बालू ले लो, खदान ले लो, सीमेंट ले लो, कोयले ले लो, जल ले लो, खदान ले लो, सभी में 40% की कमीशन घोषित है इन लोगों की। 40% कमीशन बीजेपी सरकार को चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि एक बार कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बना दो, सारे यहाँ के माफिया राज खत्म होंगे, कमीशन खोरी खत्म होगी। वहीं पे साइड में एक आदमी खड़े थे, उन्होंने कान में आके बोला, सरकार अमित जी, सरकार तो आप ही की, अच्छा दोबारा से बना दो, ये सारे खत्म हो जाएंगे। मतलब गृह मंत्री के जुबान पे आखिरकार सच सामने आ ही गया। तो वहां की जो जनता प्रेरित, आपने देखा 5 साल में किस तरीके से प्रशासन के द्वारा नंगा नाच हुआ। वहां पे कवि की हत्या हो गई, पत्रकार की हत्या हो गई, इंजीनियर की हत्या होती देख रही है सरकार। उद्योगपति से कमीशन मांगे जा रहे हैं, उद्योगपति से रिश्वत मांगे जा रहे हैं, बड़े बड़े कई अधिकारी उसके लपेटे मारे, लेकिन सरकार खामोश है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि बीजेपी से भ्रष्टाचारी भागते हैं। अरे बीजेपी से भ्रष्टाचारी भागते नहीं, बीजेपी में भ्रष्टाचारी भाग कर आते हैं, क्यों उसे पता है ED CBI जितने हैं, अगर मैं बीजेपी में नहीं गया हमारी जान नहीं बचेगी। अगर अभी बीजेपी के जितने नेता हैं उस पर ED CBI की कार्रवाई हो तो 93% सारे के सारे नेता दागी और दागदार है। अभी हाल फिलहाल का ही घटना, महाराष्ट्र में एक सांसद बीजेपी के सांसद है जो मॉल का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत चैन की नींद सोता हूं। लोगों ने पूछा क्यों भाई? बोला मैं भाजपा में जो आ गया, अब हमारे पास ED नहीं आ सकती, CBI नहीं आ सकती। तो ये इन लोगों के नियत और नीति में शामिल है कि अगर आप बीजेपी से बाहर हो तो आप भ्रष्टाचारी हो, बीजेपी में आ गए
तो आप दूध से धुले होगे, वॉशिंग पाउडर निरमा से आप धुले होगे। आप पे कोई भ्रष्टाचार का लांछन नहीं लग सकता, कोई ईडी नहीं आ सकती, कोई सीबीआई नहीं आ सकती, क्योंकि आपके सर पे ये शाह और शहंशाह का हाथ है। तो ये देश और दुनिया और कर्नाटक की जनता ये देख रही है। कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया कि अगर कर्नाटक के अंदर विकास करना है, जिस तरीके से पहले विकास की गंगा बहती थी कांग्रेस के शासन काल में, तो दोबारा से अगर विकास की गंगा बहानी है तो आपको कांग्रेस पार्टी को ही लानी है। इसलिए वहां की जनता और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर ब्लॉक स्तर पे बहुत मजबूती के साथ जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कार्य पे लगे और वो कार्य करने में लगे। तो इस बार मैं बता दूं आपको कि फुल बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में आएगी। ठीक है मुन्ना खान जी। आनंद जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कर्नाटक में अब 10 मई को जो है चुनाव होने हैं। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं चुनाव को और क्या कह रहे हैं आपके चुनावी समीकरण? देखिए, अब ये जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है उसका लिटमस टेस्ट अब शुरू हो गया। कर्नाटक में 10 मई को जो चुनाव होगा वो देश के आगे की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ क्लियर कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्थिति ये है कि कर्नाटक में सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी के तौर पर कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे को अब मुद्दा नहीं मान रही हैं। ये एक बड़ा बदलाव आपको दिखेगा भाजपा के चुनाव प्रचार में। क्या है कि भाजपा के एक विधायक अभी उनके घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए, उसमें लोकायुक्त की सजा भी हो गई उनको। अब भाजपा अपना पीठ जरूर ठोकेगी कि हम कर दिया अपने विधायक को, उसको पार्टी से किनारे किया। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। और कांग्रेस के ऊपर जो आज कांग्रेस अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उनके ऊपर बहुत दिनों से भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं। भाजपा के एक पुराने नेता हुआ करते थे रेड्डी ब्रदर्स, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, अब वो भाजपा से बाहर हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार अब दोनों पार्टियों का मुख्य मुद्दा नहीं होगा। आप देखेंगे, हम देखेंगे चुनाव प्रचार में। अब बात आ जाती है कर्नाटक में स्पष्ट तौर पर खेमे में बटे वोटरों को कौन कितना लुभा पाता है। हम जैसा कि जानते हैं कि कर्नाटक में 2-3 खेमा वोटरों का बड़ा मजबूत है और वो एक तरफ होकर के वोट देता है। अक्सर करके उसकी ये पता लोगों को होता है कि ये समुदाय किधर वोट करता है। उसमें एक बड़ा समुदाय है, बोक्कालिंगा समुदाय है, एक लिंगायत समुदाय है। लिंगायत 14% है, बोक्कालिंगा 11% के आसपास है, और एक बड़ा समुदाय, इनसे भी बड़ा समुदाय है, वो मुस्लिम समुदाय है, वो 16% के आसपास है। ये 3 लोग कर्नाटक की राजनीति को चलाते हैं। जिसका समर्थन वो एक तरफ से करते हैं वो सत्ता में आता है। सामान्यतया बोक्कालिंगा कांग्रेस के सपोर्टर रहे, लेकिन अब उनका एक बड़ा भाग जेडीएस से कुमार स्वामी और देवगौड़ा ने अपना लिया था। लेकिन कुमार स्वामी का जो क्षेत्र है देवगौड़ा का, रामनगर, मंड्या और हासन जैसे जो जिले हैं, एरिया है, जहां जेडीएस का बड़ा अपना एक प्रभाव है, उसमें से मांड्या सीट लोकसभा की जो जेडीएस हारी, तो उससे ये एक साबित होता है कि बोक्कालिंगा उस क्षेत्र का, जो भाजपा उस क्षेत्र में तीसरे नंबर पर थी, अब वो दूसरे नंबर पर आ गई है। अब कांग्रेस और भाजपा में लड़ाई होगी, जेडीएस तीसरे नंबर पर है उस एरिया में। तो अब बात आती है लिंगायत समुदाय के वोटों की। देवेगौड़ा जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं लिंगायत समुदाय के, आज वो सत्ता से बाहर हैं। हालांकि बीजेपी उनको अपने साथ लेकर के घूम रही है कि ऐसा ना लगे लिंगायत लोगों को कि वो येदियुरप्पा को एकदम से सीन से हटा दिया गया है और वो बीजेपी के साथ जुड़े रहें। हालांकि बोम्मई जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लिंगायत से ही आते हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं, अभी चलेगी। चुनाव इन्हीं बातों पर होगा, विकास की बातें होंगी, लेकिन मूल चुनाव कर्नाटक का जो हमेशा से यही होता रहा है,
वो इन्हीं चलिए मुद्दों आनंद पर जी, लड़ा थोड़ा देर जाएगा। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, रखिए अपनी बात। मैं यही कह रहा था कि इस वक्त कर्नाटक का जो चुनाव है, अब ये समुदायों को कौन सी पार्टी किस तरीके से अपने साथ जोड़ ले और अपने परंपरागत समुदायों को, वोटर्स को अपने साथ रखे, बनाए रख सके, इसी पर निर्भर होगा। क्योंकि विकास और भ्रष्टाचार ये दोनों मुद्दे कर्नाटक में उस तरह से प्रभावी नहीं होंगे जैसा कि अन्य जगहों पर प्रभावी हो पाते हैं। और भ्रष्टाचार का मुद्दा तो अब भारतीय चुनावों से अब धीरे धीरे विलुप्त सा होता चला जा रहा है। अब भ्रष्टाचार का मुद्दा लोगों को इतना मोबिलाइज भी नहीं करता है वोटर्स को। ये कई चुनाव में पिछले देखने में आया है, उसके कई कारण हो सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियां अपना क्या रुख अख्तियार करती है। और कांग्रेस में समस्या ये है कि कांग्रेस वहां अभी दो धड़ों में बटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का धड़ है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार का धड़ है। आपने देखा कि कांग्रेस ने 124 सीटें पर प्रत्याशी घोषित कर दी, लगभग 100 सीटों पर उसे और घोषित करना है। अब वो चुनाव के बाद इसका वेट कर रहे थे तारीखों का, अब उस पर करेंगे। तो जैसे सीटों की घोषणा होती है वैसे समझ में आएगा कि किस गुट को तरजीह मिल रही है। संभावना है कि डीके कुमार को तरजीह दी जा रही है, लेकिन सिद्धारमैया भी ताल ठोक रहे हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है ये कहकर। बिल्कुल। मुन्ना खान जी, सीएम बोमोई ने शिव कुमार पर आरोप लगाया है, कहा बीजेपी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शिव कुमार बीजेपी के नेताओं को फोन कर रहे हैं। ये तो ऑपरेशन लोटस के तहत काम करते हैं। आप कौन सा ऑपरेशन का, ये कौन सा ऑपरेशन है आपका जहां बीजेपी के नेताओं को फोन किया जा रहा है? नहीं, कोई ये लांछन गलत है। बीजेपी किसी भी बीजेपी नेता को फोन करने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक के डीके शिव कुमार जी ने नहीं किया। ये काम तो बीजेपी का है। और शुरू से जिस तरीके से बीजेपी धन बल सीबीईडीआई का जो इस्तेमाल करके जो सरकार बनाने का काम करती है, एमएलए तोड़ने का काम करती, एमपी तोड़ने का जो काम करती आ रही है, तो ये उनके चाल और चरित्र को दर्शाता है कि ये बीजेपी के करतूते, बीजेपी के कारनामे। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी विचारधारा से अलग होकर के न सरकार बनाई है, न कोई एमएलए घोषित किया, न कोई एमपी घोषित किया, कैंडिडेट घोषित किया। तो कभी कांग्रेस पार्टी ने यह काम करने का काम नहीं किया। दूसरी बात, कर्नाटक के अंदर बीजेपी की हालत खस्ता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी 8 करोड़ रुपए उसके एमएलए के बेटे के घर में पकड़े गए, उसके बाद जो 40% कमीशन खोरी की जो हवा वहां बनी पड़ी है, जो लोग प्रताड़ित होकर के गृह मंत्री तक को लेटर लिखा है, लेकिन गृह मंत्री की कोई सूझ नहीं ले रहे वहाँ पे। जिस तरीके से आप देख लो वहाँ पे कई ग्रुप बने जो वाह उगाई करने का काम करते, चाहे रेड्डी ब्रदर्स हो, बेलारी ब्रदर्स हो, येदुरप्पा हो, कई ऐसे ग्रुप हैं गिना नहीं सकता। अभी एक एमपी के दबाव में इंजीनियर ने लेटर लिखा बजाज के हमसे 2 करोड़ रुपए मांगे जा रहे, नहीं तो ये काम जा रहा है। वो प्रेशर में आके आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके पास ईडी में जाके, सीबीआई में जाके कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने बहुत ही लक्ष्यदार भाषण दिया कि मित्रों, जितने भी भ्रष्टाचार, तो आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव का ऐलान हो चुका है 10 मई को कर्नाटक में। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मई को यहाँ चुनाव होने हैं और 13 मई को यहाँ के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। और आपको बता दें कि भाजपा ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 150 सीटों का टारगेट रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महीने में 7 बार कर्नाटक का दौरा किया।
पिछले दौरे में बीएस येदियुरप्पा और मोदी की मुलाकात काफी चर्चा का विषय बनी रही। मोदी 27 फरवरी को शिवमोगा पहुंचे थे और यही उन्होंने येदियुरप्पा का झुककर अभिवादन भी किया था। येदियुरप्पा संन्यास का ऐलान कर चुके हैं और 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 79 साल के येदियुरप्पा को कैंपेन कमेटी के हेड बनाया जा सकता है। और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 25 मार्च को 124 कैंडिडेट्स का ऐलान किया था। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 20 मार्च को कर्नाटक के बेलगावी में रैली की थी। उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। कहा था कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। उन्होंने आरक्षण को चुनावी मुद्दा भी बनाया था और कहा कि सत्ता में आए तो SC ST को मिलने वाला आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया जाएगा। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने 20 मार्च को यहां अपने 80 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। चलिए, लगातार तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता आनंद सनवरिया जी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आनंद जी, 10 मई को कर्नाटक चुनाव का जो है ऐलान हो चुका है। ऐसे में कर्नाटक में तो आपकी लंबी चौड़ी लिस्ट रही है, रैलियों की हो चाहे जनसभाओं की हो। 3 महीने में तो 7 बार PM कर्नाटक आ चुके हैं। ऐसे में कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और कितनी तैयारी है आपकी? आनंद जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बताइए। आनंद जी, 10 मई को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कर्नाटक में तो आपकी अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। जनसभाओं की बात कर लीजिए चाहे रैलियों की बात कर लीजिए, अच्छी खासी रैलियां और जनसभाएं आपने वहां पर की थी। और 3 महीने में तो 7 बार प्रधानमंत्री कर्नाटक आ चुके हैं। और ऐसे में अगर वहां के रिस्पॉन्स की बात कर ली जाए तो कैसा दिख रहा है वहां का रिस्पॉन्स और कितने तैयार हैं आप लोग? आनंद जी, आनंद सवरिया से शायद प्रश्न है आपका। मैं आनंद जी आप ही से मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मैं फोनों पे हूँ। हाँ, तो सवरिया जी, ये भाजपा के लिए प्रश्न है, बताइए, उसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं फोनों पे हूँ। मैं फोनों पे हूँ। जी आनंद जी, आप ही से पूछा जा रहा है प्रश्न। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप ही से प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ, तो मैं देखिए मुस्कान जी, हम लोग बड़ी उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि कब इलेक्शन कमीशन कर्नाटक में इलेक्शन डिक्लेयर करे। और आज बड़ी खुशी का मौका है कि उन्होंने आज इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए। 10 तारीख को इलेक्शन होंगे, 13 को रिजल्ट आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 को जब रिजल्ट आएगा तो हम 2/3 मेजोरिटी से, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से वहाँ सरकार बनाएंगे। और जो सरकार हमारी चल रही है उसमें जो अच्छे अच्छे काम किए और जितनी इमेज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ जाके मेहनत करके बताया है, तो आने वाले समय में वहाँ हमारी सरकार होगी। जिस तरह से OBC और दलित और शेड्यूल कास्ट के बारे में, वेलफेयर के बारे में हमारी बीजेपी, ये कमीशन तो आप लोग को आता है, कांग्रेस ही जानते हैं कमीशन को। कमीशन को जहाँ सोनिया गांधी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है, सारा का वाड्रा बेल पे है, प्रियंका बेल पे है। कमीशन की बातें आप करिए, आने वाले समय में 13 तारीख को मीटिंग में आके दिखाइए और मैं बताऊंगा। आप नाम ढूंढते रहेंगे कि कांग्रेस की कहाँ, माइक्रोस्कोप में देखने में भी कांग्रेस कर्नाटक में नहीं मिलेगी। 2023 में और 2024 में कांग्रेस पूरे भारतवर्ष में माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगी। आप कमीशन की बात करते हैं, कमीशन खोर तो कांग्रेस, आपका नाम ही कमीशन है। कांग्रेस शुरू ही होती है कमीशन से। अच्छा, बीजेपी शुरू होती है भ्रष्टाचार से। बॉस है बीजेपी। हाँ, कांग्रेस का तो, अरे कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि हर जगह पे आप लोग, जनता ने आपको नकार दिया है। अब ये फालतू बातें करने से 13 तारीख को आ जाए। चलिए ठीक है, ठीक है मुन्ना खान जी, ठीक है। अब आप, ठीक है आनंद जी, आऊंगी आपके पास। मुन्ना खान जी बोलिए। ये मित्र अभी हमारे कह रहे थे कि कांग्रेस का इतिहास रहा, तो कांग्रेस के इतिहास पढ़ने पढ़ते पढ़ते आपको दशक लग जाएंगे। इतने कार्य कांग्रेस ने किए, इतने कार्य देश के हित में किए, मजदूर के हित में किए, व्यापारी के हित में किए, महिलाओं के हित में किए।
आप बताओ ना, लक्ष्यदार भाषण आप दे रहे हो तो लक्ष्यदार भाषणों में ये भी बताओ कि 9 साल के कार्यकाल के अंदर देश हित में हमने ये कार्य किए, मजदूर के लिए ये कार्य हुए, व्यापारी के लिए ये कार्य हुए, महिलाओं के लिए ये कार्य हुए, ये तो आप नहीं कह रहे। लेकिन लक्ष्यदार भाषण हमेशा 2047 की बात करोगे, 2027 की बात करोगे। निशा जी, इन लोगों ने एक ट्रैक बना लिया है कि 2019 का चुनाव होंगे तो 2024 की बात करते, अब 2024 की चुनाव आएंगे तो ये 2047 की बात करेंगे। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी सरकार के द्वारा जो कथनी और करनी में जो फर्क है वो नहीं बताएंगे कि हमने ये कहा था, ये नहीं हुआ। 280 सांसद, इसके 280 गांव लिए, उसका क्या हुआ कोई पता नहीं। प्रधानमंत्री जी बार बार झूठ बोलते देश के साथ, जब भी आते झूठ ही बोलते हैं, उनका मुख खुलता है और झूठ शुरू होती है, पट 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 झूठ ही बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर एक भी सच हुआ तो बताए। इतिहास में पहली बार देश को इतना झूठा प्रधानमंत्री मिला जो हमें बोलने में शर्म आ रही है, इतना झूठ बोलता है। इन्होंने तो दुर्दशा ही गिरा दी जो प्रधानमंत्री के पद के होते हैं, कभी भी आएंगे। मित्रों, बीजेपी के डर से सभी भ्रष्टाचारी भागने रहे, बीजेपी में आ रहे। अगर आप इतने ही कट्टर ईमानदार हो तो हेमंत बिस्वा शर्मा पे कार्रवाई करो, उस पर क्यों नहीं करते? येदियुरप्पा पे कार्रवाई करो, उस पर क्यों नहीं करते? वो बंगाल से आपका अध्यक्ष है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो ये जो आपका अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, व्यापक घोटाले में जंग जाहिर, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये कहने और कथनी और करने में इनमें बड़ा फर्क है। ये बड़का झूठा पार्टी है, ये झूठ बोलने में माहिर है। चुनाव आएंगे तो ये 80-20 का नारा देंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, ये लोगों को बरकलाएगा, अरे बीजेपी हार गई, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अबे भाई, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? जनता हमारी यहाँ भूख मर रही, 5 ट्रिलियन की बात करके 5 किलो पे तुमने यहाँ लाके खड़ा किया, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? तुम यहाँ प्रेजेंट की बात करो। इस बार हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में हाथ डाल रखा है कि भाई बताओ कि अडानी से तुम्हारा रिश्ता क्या कहलाता है। ये 2 गुजराती देश बेच रहे और 2 गुजराती देश खरीद रहे, इसलिए इस बार देश को बताना होगा कि आपका रिश्ता क्या है। ये स्क्रिप्ट जो गुजरात से लिखेंगे और आज 602 के नंबर के आदमी को आपने विश्व में नंबर 2 का आदमी बनाया आपने, तो क्या वजह कि सरकार सारी चीजें खोल रखी है। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका पे आप दबाव बनाते हो कि नहीं, आप उससे कारोबार उसको ठेका दो, अडानी को ठेका दो। बांग्लादेश में बिजली का आपूर्ति होती है, वहां आप प्रेशर बनाते हो कि नहीं, अडानी को बिजली का ठेका। ठीक है मुन्ना खान जी, थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।